हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेव्स के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास ले ली थी। वेव्स के बारे में जान लिया था, उनके पैरामीटर्स के बारे में सीख लिया था, ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं ये जाना था, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन सीखी थी और वेव फंक्शन बनाया था। बट लेक्चर एंड करते समय मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई ट्रैवलिंग वेव्स मूव इन सॉलिड्स रेदर देन फ्लूइड्स। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं आंसर दे देता हूँ कि ट्रैवलिंग वेव सॉलिड में आसानी से ट्रेवल क्यों कर लेती हैं, फ्लूइड्स में इनका फ्लो या ट्रैवलिंग आसान नहीं होती। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेटा आपको मीडियम को समझना पड़ेगा कि जो हमारा सॉलिड है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पार्टिकल्स हमारे हैं सॉलिड के, वो अपनी पोजीशन पर बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल के मीडियम के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा खींच जाए या बहुत ज्यादा दब जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ट्रांसवर्स वेव हमारे मीडियम की रिजिडिटी का इस्तेमाल करती है और यही कारण है कि ट्रांसवर्स वेव हमारे सॉलिड में इजीली मूव कर जाती है। लेकिन जरा गौर से देखो कि जो वाटर सरफेस हमारे पास है वहां पर भी ट्रांसवर्स वेव बनती है, लेकिन ध्यान देना बेटा, वहां पर कंडीशन ये है कि वाटर सरफेस पर हमारा सरफेस टेंशन इस पर्टिकुलर रिजिडिटी वाले कॉन्सेप्ट को हमें कुछ हद तक देने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा वो हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता रिजिडिटी वाटर सरफेस के केस में। ठीक, तो इसी वजह से वाटर वेव्स में जो बनती है वो रिपल्स ही बनती है। रिपल्स का मतलब लहर कह सकते हो, यही कंडीशन है। इसी वजह से ट्रांसवर्स वेव हमारी सॉलिड में चलती है, फ्लूइड में इनका आसान मोशन नहीं होता या ये कह लो इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो आज हम लोग अपना टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फेज डिफरेंस से, कि फेज डिफरेंस हमें क्या बताएगा या फेज हमें क्या बताएगा हमारे जर्नल इक्वेशन ऑफ द वेव में। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। तो स्टार्टिंग हमारे पास ये है कि चेंज इन फेज की बात हो रही है, चेंज इन फेज। लेकिन फेज के चेंज को समझने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव क्या है। जरा इस इक्वेशन को लिखते हैं कि क्या है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव is represented as y is equal to a sin 2 pi by lambda x माइनस ओमेगा टी। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं टी प्लस पाई। बात समझ में आ गई। अगर आप 2 पाई बाय लैम्डा को के लिखना चाहते हो, दैट इज यहाँ पर लिख सकते हो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि हमें इससे काम है। अभी हम इसको समझने की कंडीशन क्या है। बेटा यहाँ पर जो फाई आपको दिख रहा है, ये फाई कुछ और नहीं है, ये है इनिशियल फेज। बात समझ में आ गई। और मैं एक साइन यहाँ पर और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज प्लस या माइनस। अभी हम आपको समझाएंगे कि प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। तो फाई हमारा क्या है, इनिशियल फेज है। क्या बताएगा, कैसे काम करेगा, इस चीज को समझो। इनिशियल फेज बता रहा है, इनिशियल phase tell us about the position where the wave starts its motion। वो अपनी मोशन को कहां से स्टार्ट कर रही थी, मतलब मीन्स व्हाट इज कंडीशन एट टाइम t बराबर 0 इज डिटरमाइंड बाय इनिशियल फेज। मतलब ये था कि हमारी वेव ने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की थी, t बराबर 0 पर क्या सिचुएशन रही है, क्या कंडीशन रही है, इसके बारे में ही हमें कौन बताता है, इनिशियल फेज बताता है। कैसे बताता है समझो इसके बारे में। प्लस माइनस साइन का सेंस क्या है ये भी समझो। देखो मैं आपके सामने दो साइनोसाइडल वेव बनाऊंगा ताकि आपको ग्राफ से समझ में आ जाए कि प्लस माइनस का मतलब क्या है। जस्ट लाइक दिस, ठीक है।
ये हमारी हो गई वाई डायरेक्शन, ये हमारी हो गई एक्स डायरेक्शन, वाई और पहले केस में मैंने क्या किया, अपनी वेव को यहां से स्टार्ट किया, जस्ट लाइक दिस। ये है सिचुएशन हमारी t बराबर 0 वाली। क्लियर? दूसरे केस में मैंने अपनी वेव को यहां से स्टार्ट किया। क्लियर है? इसे मैं थोड़ा सा पीछे प्रोसीड कर देता हूं, कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं? ये है हमारी t बराबर 0 सिचुएशन। क्लियर है? तो देखो बेटा, कंडीशन क्या है, ये है हमारी ओरिजिन। अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जरा सा पीछे एक्सटेंड करूं, कुछ इस तरीके से। क्लियर? कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैंने एक यहां भी बनाया था टर्म, तो इसी को समझना था। तो देखो, जब हमारे पास फेज प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारी वेव ओरिजिन के किस साइड से ट्रेवल कर रही है? लेफ्ट साइड से। बात समझ में आई कि वेव कहां से ट्रेवल कर रही है? लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। जब हमारा फेज नेगेटिव होगा, ये देखो यहां से, तो उस समय हमारी जो वेव है वो कहां से ट्रेवल कर रही है? स्टार्टिंग कहां से कर रही है? राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। बात क्लियर हुई? तो +5 डिटरमाइंस दैट द वेव स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। क्लियर? और राइट साइड क्या बोल रहा है? -5 determines that wave starts from right side of origin। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास कि भैया वेव हमारी कब प्लस साइन के साथ स्टार्ट हो रही है, तो ये है हमारा +5 और ये है हमारा -5। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चेंज इन फेज पर आते हैं कि फेज क्या है, कंडीशन। तो इक्वेशन लिख लेते हैं डायरेक्टली, ताकि याद हो जाएगा, एक बार रिकॉल हो जाएगा। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी +5, और दूसरी इक्वेशन हमने क्या लिखी? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी -5। ये क्या है, कौन सी इक्वेशन है बेटा? दिस इक्वेशन, वेव ट्रेवल इन +x डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो खुद बताओ, प्लस है ना, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। क्लियर? यहां पे कंडीशन क्या है कि वेव ट्रेवल इन +x डायरेक्शन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ ओरिजिन। ये कहां से स्टार्ट हुई है? राइट साइड से स्टार्ट। ये माइनस और ये प्लस हमें एक्सप्लेन करेगा। तो अब आओ चेंज इन फेज की बात करते हैं। चेंज इन फेज हमारे पास क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना इसके बारे में। तो हमारे पास जो फेज होता है बेटा, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? फेज इज रिप्रेजेंटेड एज, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये है हमारा फेज। क्लियर? अगर फाई लिखना चाहते हो तो फाई कुछ और नहीं, इनिशियल फेज को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको लिख सकते हो।
+5 या -5, उससे हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तुम जानते हो कि हमारा ये फेज का होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं इसे कांस्टेंट ना लिख करके जस्ट इसे क्या लिख दे रहा हूँ, फेज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब जरा ध्यान दो कि जो तुम्हारा फेज है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक एक्स पर और दूसरा टी पर। इसका मतलब ये है कि अगर हमें चेंज निकालना है फेज में, तो हमें किसी एक क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो चलो, पहली कंडीशन में हम लोग एक्स को फिक्स करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में चेंज निकालते हैं, और दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, टी को फिक्स करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। हमने एक्स को कांस्टेंट कर लिया। ठीक, तो देखो, एट टी बराबर T1, किसी टाइम T1 पर जो हमारे पास फेज होगा, फेज एट T1 लिख रहे हो, तो मैं फेज को कुछ और नहीं, एक बड़े लेटर से सिंबल कर दे रहा हूं, यहीं पे आप समझ लो, जस्ट लाइक दिस, 5। ठीक है, ये इनिशियल फेज हो जाएगा, ये हमारे टोटल फेज की वैल्यू बता रहा होगा। तो 5 कहां पर, T1 पर। क्या निकल के आएगा बेटा, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। ध्यान देना, T1 पर बात हुई इसलिए यहां पे मैंने T1 रखा। क्लियर? दूसरा, T बराबर T2, तो 5 एट T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एक्स माइनस ओमेगा T2 प्लस माइनस 5। चेंज निकालना है तो चेंज निकाल लो। नाउ चेंज इन फेज, दैट इज डेल्टा 5। क्या लिखोगे, 5T2 माइनस 5T1। मैंने मॉड इसलिए लिखा है क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ चेंज निकाल रहे हैं। तो जब आप माइनस करोगे क्या निकल के आएगा बेटा, के एक्स माइनस ओमेगा T2 प्लस माइनस 5 माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस ओमेगा T2 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, के एक्स और के एक्स आपका कैंसिल, क्या बचा, ओमेगा T2 और ओमेगा T1। क्लियर है? तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो आया डेल्टा 5 इज इक्वल टू ओमेगा T2 माइनस T1 आया। अब जरा ध्यान दो कि T2 माइनस T1 क्या है, कि T2 माइनस T1 कुछ और नहीं है, डेल्टा T है, टाइम डिफरेंस। और आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी भी होता है, पहले पुट कर दो। तो डेल्टा 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे समझिएगा। क्या बोल रहा है ये है तुम्हारे पास फेज डिफरेंस, और ये क्या है तुम्हारे पास, टाइम डिफरेंस। बात समझ में आ गई? तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टाइम डिफरेंस। ये है हमारा पहला रिजल्ट, जब हमने एक्स को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था, और हमने कांस्टेंट रखने के बाद टाइम के साथ वेरिएशन। अब दूसरे केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे केस में हम लोग टाइम को कांस्टेंट करेंगे, कीपिंग टी कांस्टेंट। क्लियर है? तो जब t को कांस्टेंट करोगे तो पहली कंडीशन हम लोग x पर बात करेंगे, एट x बराबर x1। तो 5 एट x1 आ जाएगा आपके पास के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। एट x बराबर x2 रिजल्ट हमारे पास आएगा 5 एट x2 बराबर के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। दोनों का डिफरेंस लेना है या चेंज निकालना है। चेंज इन फेज हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा 5 इज इक्वल टू 5x2 माइनस 5x1। सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा बेटा, आपके पास ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 माइनस 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट बचेगा के x2 माइनस x1। ठीक है,
तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू तुम जानते हो 2 पाई बाय लैम्डा होती है, तो आप लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा। यहां से रिजल्ट क्या आया, ये था तुम्हारे पास फेज डिफरेंस और ये है तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस। तो रिजल्ट इन दोनों को याद रखना, क्योंकि आगे भी कई जगहों पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, जब आप टाइम को कांस्टेंट रखते हो तो हमारे पास जो वेरिएशन निकल के आ रहा है फेज में, वो पोजीशन के साथ आ रहा है या पाथ के साथ आ रहा है। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास चेंज इन फेज का। और मैंने आपको ये बता दिया कि फाई जो है वो क्या बता रहा है, ये वाला फाई, ये वाला स्मॉल फाई क्या बता रहा है, फाई हमें इनिशियल फेज के बारे में जानकारी दे रहा है कि हमारी जो वेव है वो किस जगह से स्टार्ट होगी, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। अगर फेज हमारा पॉजिटिव हुआ तो हमारी जो वेव है वो भाई लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, और अगर हमारा फेज निगेटिव हुआ तो हम ये जान जाएंगे कि हमारी जो वेव है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन से। बात समझ में आ गई? चलो इस पर अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन के बाद हम लोग एक टॉपिक डिराइव करेंगे या जनरल इक्वेशन ऑफ वेव डिराइव करेंगे, जिसकी फिजिकल मीनिंग बहुत अच्छी है। उस फिजिकल इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम लोग इस नेचर में जितनी भी वेव्स जानते हैं, जितनी भी वेव्स आप समझ सकते हो, उन सभी वेव्स का क्लासिफिकेशन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, ए वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ए वेव is traveling along positive x axis at x बराबर 0 t बराबर 0, disturbance is plus a by 2 and is increasing। और वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया क्या, एंड इज इंक्रीजिंग, जहां पर ए आपको पता है एम्पलीट्यूड होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, डिटरमाइन द इनिशियल फेज फाइव। अब आपसे क्वेश्चन इसने पूछा कि इनिशियल फेज फाइव के बारे में आप इसका वैल्यू बताओ, क्या होगी अगर हमारी जो वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और x बराबर 0 t बराबर 0 पर जो डिस्टर्बेंस है वो इस तरीके को फॉलो कर। ठीक है, चलो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो। आपके पास जो जनरल वेव इक्वेशन दी गई है वो ये दी गई, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो तुम्हारा टर्म है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है तुम्हारा फेस, और ये जो फाइव है वो है इनिशियल। हमें इसकी वैल्यू बतानी। ठीक है, क्या बोल रहा है, x बराबर 0 t बराबर 0, वैल्यू पुट कर दो। एट x बराबर 0 t बराबर 0 डिस्टर्बेंस इज प्लस a बाई 2, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस a बाई 2 आ गई। यहाँ पर रखो a बाई 2, a साइन x की जगह पे 0 माइनस 0 प्लस 5, बेटा ये वैल्यू आएगी 1 बाई 2, दैट इज साइन 5। और हम जानते हैं कि साइन 5 देखो कहाँ पे कौन होता है, ए एस टी सी। साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रही होगी। तो यहाँ से रिजल्ट आया पाई बराबर दो वैल्यू हमें निकल के आएगी, एक 30 डिग्री दैट इज पाई बाई 6 और एक पाई माइनस पाई बाई 6 आएगी दैट इज 5 पाई बाई 6। ये तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टर्म यहाँ लिखा हुआ है एंड इज इंक्रीजिंग, यही टर्म हमें बताएगा कि इनिशियल फेज हमारी क्या। बात समझ गए?
चलो देखो, तो अब क्या बोला इसने, द डिस्टरबेंस इज इंक्रीजिंग, या इंक्रीमेंट दिखाना है, ये इंक्रीज कर रहा है। ध्यान देना, इसके इंक्रीमेंट की बात हो रही है। तो चलो देखते हैं कैसे इंक्रीमेंट होगा। तो नाउ चेंज इन डिस्टरबेंस विद टाइम इज, टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेंज निकाले, तो डी वाई बाई डी टी आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस। फिर से कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक्स बराबर जीरो टी बराबर जीरो वाली, एट एक्स बराबर जीरो टी बराबर जीरो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा जीरो जीरो कॉस फाइव। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था कि हमारा जो डिस्टरबेंस है वो प्लस ए बाई टू है और इंक्रीजिंग है, तो हमें यहाँ पर चेंज मिल गया है। अब हमें चेंज को देखना है कि वो इंक्रीजिंग किस वैल्यू पर होगा फाई के। यहाँ पे हमारे पास फाई की दो वैल्यूज थी, देखो, दिस इज चेंज इन डिस्टरबेंस दैट डिपेंड्स ऑन फाई, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर डिपेंड कर रहा है। तो फॉर फाई बराबर पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स के लिए देखते हैं क्या निकल के आएगा बेटा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस पाई बाई सिक्स, और कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट थ्री बाई टू। तो डी वाई बाई डी टी जो हमारे पास आएगा वो माइनस रूट थ्री बाई टू ए ओमेगा आएगा। बेटा ये निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग को। बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम दूसरी वैल्यू के लिए चेक करें, फॉर फाई बराबर पाई बाई सिक्स के लिए चेक करोगे, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, डी वाई बाई डी टी माइनस ए ओमेगा कॉस फाइव पाई बाई सिक्स। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब है इंक्रीजिंग। तो हेंस जो हमारा आंसर है दैट इज इनिशियल फेज इज 5 पाई बाई 6, ये था हमारा आंसर। बात समझ में आ गई। देखो फाइव की हमारे दो दो वैल्यूज निकल के आई, अगर इस क्वेश्चन में ये चीज गिवन ना होती एंड इज इंक्रीजिंग, तो हम फाइव की इन्हीं दोनों वैल्यूज पर काम करते, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोल रखा है कि x बराबर जीरो पर और t बराबर जीरो पर जो डिस्टर्बेंस है वो प्लस ए बाई टू का है, और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमें आगे ये चीज प्रोसीड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं जर्नल वेव इक्वेशन की तरफ, और फिर उस पर्टिकुलर इक्वेशन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे जो कि बहुत मजेदार है और मजा आने वाला है इसके बारे में। देखो कंडीशन क्या है, जनरल वेव इक्वेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि वेव इक्वेशन क्या है। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाएंगे, तो हम इसे दूसरा नाम भी और दे दे रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है बेटा, इंटरप्रिटेशन हम सभी चीजों का करेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप। चलिए सपोज करिए कि आपके पास कोई एक साइनोसाइडल ट्रेवलिंग वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेवल कर रही है। तो आप जानते हो कि साइनोसाइडल ट्रेवलिंग वेव के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो होती है y इज इक्वल टू ए साइन पी एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। देखो, तो कंसीडर ए साइनोसाइडल वेव traveling in positive x direction is represented as
y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब आप पूछोगे सर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तो मैं यही बता देता हूँ फिजिकल मीनिंग बेटा। इस इक्वेशन की फिजिकल मीनिंग ये है कि जो वेव हमारी ट्रेवल कर रही है मीडियम में, तो मीडियम का पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर रहा होगा ऊपर या नीचे एट एनी पॉइंट एक्स एंड एट एनी टाइम। तो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन y डायरेक्शन। क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही तुम डिफरेंशिएट करोगे वो आएगा dy बाई डी टी, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस। ध्यान देना बेटा, ये dy बाई डी टी क्या है, ग्राफ से समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि हमारी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन, ठीक है, मैंने इसे मीन पोजीशन बना दिया। मीन पोजीशन पे हमारी वेव जो थी वो ट्रेवल कर रही थी के अबाउट कुछ इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है हमारे पास वेव स्पीड होगी, हमने इसे वेव स्पीड रिप्रेजेंट कर दी। अब किसी पॉइंट को कंसीडर करो, किसी भी पॉइंट को, आर्बिट्रेरी किसी पॉइंट को, दैट इज जैसे हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ये ले लिया, पी इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो देखो एट एनी पोजीशन एक्स, एक्स पोजीशन पर, एट एनी टाइम टी, टी टाइम पर, ये कहानी है एट टी पर, ठीक। इस पॉइंट की क्या डिस्प्लेसमेंट है अपने मीन पोजीशन से, ये कितना ऊपर है, यही हमें कौन बताएगा, वाई बताएगा। पहले इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। अब जब तुम dy बाई डी टी कर रहे हो तो हमें कुछ और नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल रही है। ध्यान देना, ये है वेव स्पीड, और ये जो हम यहां पर डिफरेंशिएट करके निकालेंगे dy बाई डी टी, वो है हमारे मीडियम के पार्टिकल की स्पीड या पार्टिकल्स वेलोसिटी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो dy बाई डी टी जो हमारे पास है वो हमें मिलेगा पार्टिकल स्पीड। अभी मैं इसे और इंटरप्रेटेट करूंगा, बट अभी के लिए मैथमेटिक्स काम करते हैं, ठीक। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, इसको दोबारा, इस इक्वेशन को दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन। तो जब तुम दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये dy बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन मैं एक चीज तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर दूं बेटा, देखो मैं इसे d ना लिख करके डेल लिखूंगा, ठीक है। अब आप पूछोगे सर डेल क्यों लिख रहे हो, डेल और d में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा ये है डेल पार्शियल डेरिवेटिव, और जब हम d लिखते हैं ना, ये है हमारा टोटल डेरिवेटिव, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पार्शियल डेरिवेटिव से। दोनों का मतलब समझ लो। हम देख सकते हैं कि जो y है वो फंक्शन है x और t का। क्लियर? हमने यहां पर क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन उस समय के लिए हम ये मान रहे हैं कि हमारा x क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर तुम लिख भी सकते थे कि कीपिंग x कांस्टेंट। तो जब तुम एक फंक्शन को कांस्टेंट रख के दूसरे के फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो ऐसे डेरिवेटिव को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और उसके केस में हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या फाइंड कर रहे होते हैं, टोटल डेरिवेटिव। क्लियर है? तो यहां पर भी वही चीज थी, टाइम अगेन कीपिंग एक्स कांस्टेंट। आप एक्स को क्या कर सकते थे, कांस्टेंट लिख सकते थे, तो वो आर्बिट्रेरी आप समझ सकते हो उसे। तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर ये माइनस ओमेगा बाहर आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस।
बात समझ में आई? ये है हमारे पास एक हमारी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई? है इक्वेशन नंबर 30। ठीक है, इन सभी का अपना अपना मतलब है, अपना अपना महत्व है। देखते हैं कि क्या हमारे सामने निकल के आने। ठीक, देखो अब अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन किया था वो डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में किया था, एक्स को कांस्टेंट लेकर। अब क्या करिए, टाइम को कांस्टेंट बनाइए और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, कीपिंग टाइम कांस्टेंट, टाइम को कांस्टेंट लेते हुए। बात क्लियर हुई? जब आप टाइम को कांस्टेंट लेकर के इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब देखिए क्या निकल के आएगा, डी वाई या डेल वाई बाई डेल एक्स। वैल्यू क्या आएगी? ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गया? ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाया। मैं बेटा सारे इक्वेशंस की इंटरप्रिटेशन एक साथ करूंगा लास्ट में, बस अभी हम लोग मैथमेटिक्स इसकी डिराइव कर लें, बस कहानी खत्म है। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग टी कांस्टेंट। टी को कांस्टेंट रखते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में वापस इसे डिफरेंशिएट करो। तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, माइनस ए के स्क्वायर आया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर हुई बेटा? दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करो, बस इतना ही करना है। फाइनल स्टेप, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 5। जब आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा होगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ए से ए कैंसिल, साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव कैंसिल, ओमेगा बाई के का स्क्वायर मिला। इस टर्म को उधर भेज दो। ठीक है, क्यों कह रहा हूं अभी तुम समझ जाओगे। डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाई के का स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? और आप ये जानते हैं कि ओमेगा बाई के कुछ और नहीं होता, वेव स्पीड होती है। दैट इज वेव स्पीड इज नथिंग बट इज ओमेगा बाई के। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आई वो क्या, मैं इसे ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। यही है सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। दिस इज द जर्नल वेव इक्वेशन और वी कैन से दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी ट्रैवलिंग वेव आप सोच सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स नेचर की हो, चाहे इनफैक्ट वो मैटर वेव भी हो। अब आप पूछोगे सर मैटर वेव क्या है? भैया मैटर वेव जब आप पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे होगे या कह सकते हो मॉडर्न फिजिक्स जब मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक को, तब मैं वहां पर तुम्हें क्लेम करूंगा, तब समझाऊंगा कि मैटर वेव्स क्या होती हैं। बेसिकली एक लाइन में ये समझ सकते हो कि जो वेव्स पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो, ध्यान देना मैंने एसोसिएट वर्ड बोला है, रिलेट वर्ड नहीं बोला है। तो द वेव दैट इज एसोसिएटेड टू द पार्टिकल नेचर ऑफ एनी एंटिटी इन द यूनिवर्स इज नोन एज मैटर वेव।
इस ब्रह्मांड में कोई भी एंटिटी उठा करके देख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके पास डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है। तो जो वेव हमारे पार्टिकल नेचर के साथ एसोसिएटेड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे। वहां पर भी ये इक्वेशन हमारी लागू होती है, दैट इज रिक्वायर्ड रिलेशन। तो दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। बेटा हम इसी रिलेशन तक तो पहुंचना चाहते थे, लेकिन आप बोलोगे कि सर मैथमेटिक्स ही तो परफॉर्म हुई है, इसमें फिजिक्स कहाँ आई। तो अब होगी एनालिसिस अलग से सभी इक्वेशन की, फिजिकल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा इन पांचों इक्वेशंस का, 1 2 3 4 5, एंड फाइनली हम लोग इस पर भी बात कर लेंगे कि रिलेशन क्या है। क्लियर? तो डेरिवेशन आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत इजी डेरिवेशन है। क्या करना है, आपको पता है कि साइनोसाइडल वेव की इक्वेशन ये होती है, उसे एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको रेडिएशन मिल जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को पोजीशन के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, आपको आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव आ जाएगी, जनरल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर? लेकिन सारा खेल बेटा इनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन का है। तो चलो अब हम लोग फिजिकली इंटरप्रिटेट करते हैं कि हमारे पास ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये इक्वेशंस जो निकल के आए हैं वो क्या बताती हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हम इन सभी वेव्स को, या जो इक्वेशंस हमारे पास हैं उनको मैं बस लिख लूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे। लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे एनालाइज कर लेंगे। ठीक है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन किसका किसका, देखो इन सभी इक्वेशन का। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये लिखी है, मैं लिख ले रहा हूँ बस, डेल वाई अपॉन डेल टी माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस ए ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। चलो चौथी इक्वेशन देखो, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है बेटा डेल वाई अपॉन डेल एक्स ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। और पांचवी इक्वेशन है डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये है हमारे पास 5 इक्वेशंस जिनकी एनालिसिस हमें करनी है, इनका फिजिकली मतलब समझना है कि ये क्या बताती है। ठीक है? देखो कंडीशंस क्या है। पहली इक्वेशन जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है दैट इज क्या लिखी है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि ये कुछ और नहीं बता रहा है, ये बस हमें बता रहा है कि हमारी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन के अबाउट कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं एट एनी पोजीशन एंड एट एनी। बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन फर्स्ट जो तुम्हारी है ये क्या बता रही है, ये हमें बता रही है एक्सप्रेस दैट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बता रही है एट एनी पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट और पोजीशन पर हमारे मीडियम के पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्प्लेस हुए हैं वो हमें बता रहा है इक्वेशन नंबर। चलो सेकंड देखो, इक्वेशन नंबर 2, ध्यान देना बेटा, dy बाई डी टी लिखा है तो ये कुछ और नहीं है, ये है हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी। और मजेदार बात ये है
कि पार्टिकल हमारा जो मूव कर रहा है वो मीन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और जो हमारी वेव है वो ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में। वेव अगर एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल हमारा वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बात समझ में आई? ऐसे कुछ ये क्लियर। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि दिस इज द ट्रांसवर्स स्पीड, नॉट द वेव स्पीड। तो इक्वेशन 2, डेल वाई अपॉन डेल टी इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल की ट्रांसवर्स वेलोसिटी, चलो कुछ रिलेशन फाइंड करते हैं ना। तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं वी वाई, डेल वाई बाई डेल टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, हमने ये लिख रखा है। ठीक, अब ध्यान देना, हमें पता चल गया ये है ट्रांसवर्स स्पीड डिफरेंट फ्रॉम द वेव स्पीड। वेव स्पीड अलग होगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी अलग। अच्छा इसको देखो, यहाँ पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ये हमें क्या बता रहा है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है। तो इक्वेशन थर्ड, मैंने यहाँ गैप छोड़ रखा है ताकि तुम्हें और कुछ चीजें बता सकूं। इक्वेशन थर्ड, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज ए वाई। और ए वाई क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई की वैल्यू आई बेटा ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। बात समझ गए? अब मैं जो बोलने चल रहा हूं उसको गौर से समझना। जो कॉस या साइन का कोफिशिएंट दिख रहा है ना, ए ओमेगा या ए ओमेगा स्क्वायर, ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, या ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन नहीं बोल रहा हूं, ये ए ओमेगा स्क्वायर, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। समझ गए? तो जब तुमसे कोई पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स स्पीड, तो आप चुपचाप क्या बोल देंगे, ए ओमेगा। और जब तुमसे बोलेगा कोई कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, मैक्सिमम पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, ए ओमेगा स्क्वायर बोलोगे। इतनी बात समझ में आई? अब मैं ये देखना चाहता हूं, या हम ये देखना चाहते हैं कि किस कंडीशन पर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और किस कंडीशन पर हमारी एक्सेलरेशन मैक्सिमम। और इसे हम बहुत सिंपली समझ सकते हैं ग्राफ से। चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ, ये दोनों ग्राफ में जानबूझ करके एक ही लाइन पर समझा रहा हूं ताकि कंपैरिजन आसान हो सके। एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, जो वेलोसिटी है वो कॉस का फंक्शन है, कॉस की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है, साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब तुम कर्व स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, ये कॉस का कर्व हुआ। साइन का कर्व हमारे पास कैसा होगा, अब थोड़ा सा लाइन खींचने दो। ठीक, तो साइन का कर्व हमारे पास कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक तो है,
ये कर्व हमारे पास। अब ध्यान से देखो, जिस जिस जगह पर, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमारा एक्सेलरेशन मिनिमम है, देखो कहाँ कहाँ मिनिमम, एक पॉइंट, दो पॉइंट, अब मैं इन सबको गायब कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी से क्लियर हो सके कि ये क्या बना है। 3 पॉइंट्स, कुछ इस तरीके से देखो कहाँ कहाँ पर एक्सेलरेशन मिनिमम हो रहा है। यहाँ यहाँ पर, जहां पर वो टाइम ग्राफ को कट करेगा, ये 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 वो पॉइंट्स है जहां जहां पर एक्सेलरेशन हमारा मिनिमम हुआ है। क्लियर है? अच्छा, उन्हीं पॉइंट्स पर जरा वेलोसिटी को देखो, t बराबर 0 पर वेलोसिटी हमारी देखो कहाँ थी, मैक्सिमम पर थी। यहां पर पहुंचे, ये देखो यहां आ गए, तो इस समय भी मैक्सिमम ही है, भले निगेटिव डायरेक्शन में है। यहां पर देखो, यहां पर भी मैक्सिमम, यहां पर भी मैक्सिमम, और यहां पर भी मैक्सिमम। समझे? इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें यह सीखने को मिला कि जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां पर हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है, और इसी का जस्ट उल्टा। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, चलो ऐसा लिख लो, वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेयर एक्सेलरेशन इज मिनिमम, एंड वाइस वर्सा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जहां पर, वहां पर हमारा एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, ठीक। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स के अभी इंटरप्रिटेशन हुए, 1, 2 और 3। अब हम आते हैं dy बाई डी एक्स पर। ये dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो इधर ही मैं सॉल्व करूंगा सारी चीजों को। चलो इधर से ही चलते हैं, और इन इक्वेशंस को लिखा रहेगा ताकि हमारे काम आएगी। चलो इक्वेशन 4 देखो बेटा, कि इक्वेशन 4 क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, इक्वेशन 4 डेल वाई बाई डेल एक्स है, दैट इज ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। डी वाई बाई डी एक्स कुछ और नहीं है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, कि जो हमारी ट्रेवलिंग वेव बनी है, तो किसी पॉइंट पर उस वेव पर क्या स्लोप एग्जिस्ट हो रहा है वो हमें बताएगा डी वाई बाई डी एक्स के द्वारा। तो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, स्लोप ऑफ द कर्व ऑन ए वेव, वेव पर एट एनी पोजीशन एक्स एंड इंस्टेंट टी। टी टाइम और एक्स पोजीशन पर वेव पर के कर्व में कितना स्लोप था, वो हमें डेल वाई बाई डेल एक्स के बारे में बता रहा है। ग्राफ से समझोगे तो और इजीली समझ जाओगे। मान लो कि ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये हमारा एक ट्रैवलिंग वेव बनी है, तो किसी पॉइंट पर, ये रहा हमारा पॉइंट P, यहां पर स्लोप, स्लोप हम हमेशा बेटा कैसे पास फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस से फाइंड करते हैं। तो आप क्या करिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए उस पॉइंट पर, और वो टेंजेंट जितना एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, वही हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें और आसानी से समझ में आ सके।
दैट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट P। यही जो एंगल बन रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, इसी एंगल को हम लोग फाइंड करते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 5 पर। इक्वेशन 5 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि ये दो बार डिफरेंशिएशन है y का x के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ और नहीं बता रहा है, ये चेंज बता रहा है कि हमारे स्लोप में चेंज कैसे आया है पोजीशन के साथ। और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो बेसिकली del 2 y अपॉन del x स्क्वायर, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज यूज्ड टू इवेल्युएट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। अब समझो इसके बारे में कि क्या है। जब del 2 y अपॉन del x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, प्लस वैल्यू को रखेगा, तो वो पॉइंट्स हमारे कैसे पॉइंट होंगे? मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जब del 2 y अपॉन del x स्क्वायर निगेटिव होगा, तो वो पॉइंट हमारा किसको शो कर रहा होगा? मैक्सिमा को। और जब del 2 y अपॉन del x स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, तो वो कंडीशन है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैं समझाता हूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। बेटा इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो हमारे होते हैं, वो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं ग्राफ में जहां पर हमारा ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा हो। क्या कर रहा हो? नेचर चेंज कर रहा हो, सडनली नेचर चेंज कर दे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे बढ़ रहे थे, इंक्रीजिंग कर रहे थे, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, एक वर्ड ये भी है। एक इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर हमारा ग्राफ अपने आप अपने नेचर को सडन चेंज कर दे, मैक्सिमम मैक्सिमम जा रहा है, अचानक से मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया। तो ये कंडीशन हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट को शो करती है। तो ये मिनिमा पॉइंट है, ये मैक्सिमा है, और ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्लियर? ये थी हमारी कहानी इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एक चीज और बाकी रह गई, थोड़ा सा पॉइंट दिमाग में आ गया, वो सीख लो इन इस इक्वेशन से। ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है ना, ये देखो इक्वेशन क्या बता रही है। बहुत सिंपल सी चीज बता रही है, लेकिन मजेदार है, उसे समझना अच्छा लगेगा। तो हमारे पास ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई। इसे आपने दो बार डिफरेंशिएट किया था टाइम के रिस्पेक्ट में, del 2 y अपॉन del t स्क्वायर। रिजल्ट आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई। जरा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी फाइव को क्या लिख सकते हो? वाई लिख सकते हो। del 2 y अपॉन del t स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बेटा ये किसकी इक्वेशन है, जरा बताओ तू? प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर 0। या ये है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बता क्या रही है, जरा बताओ तो? किसके लिए बता रही है? वाई के लिए। वाई क्या था? वाई था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जब कभी कोई पार्टिकल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या उसकी पोजीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो वो 110% गारंटी है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ गई? तो इसका सीधा सा सेंस ये है कि
second order differential equation that represents simple harmonic motion of medium particle about मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब जितनी भी वेव्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था, जैसे मैंने आपको पहले दिन एग्जांपल समझाया था कि हमने कैन को या तालाब में फेंका, तो कैन जब ऊपर नीचे मोशन किया है, जरा उसकी मोशन को ध्यान दो। तो जब कैन हमारे वाटर सरफेस के अप एंड डाउन पोजीशन पर गया तो वो थी सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसकी वजह से वेव पैटर्न फॉर्म। अब वेव पैटर्न जो भी बना वो किसी भी मीडियम पार्टिकल को तुम एनालाइज कर लो, किसी भी मीडियम पार्टिकल को, तो उस मीडियम पार्टिकल की अपने मीन पोजीशन के अबाउट जो मोशन होगी वो हमेशा कैसी होगी, एसएचएम होगी। ये हमें हमारी इक्वेशन भी क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। ठीक, तो ये था हमारा बेटा आज का कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने वेव इक्वेशन के बारे में सीखा, फेज चेंज के बारे में सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि हमारी स्ट्रिंग पर जो वेव बनती है उसकी स्पीड क्या होती है। क्लियर? सो दैट्स इट, थैंक यू।